हेलो चैम्प्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ द लेटेस्ट सैम्पल पेपर इशूड बाय CBSE 2021 के लिए इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर। बट अभी मैं आपके साथ सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला पार्ट। आप में से काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैं ये डिस्कस करूँ। इस बार का सैम्पल पेपर ऑफ कोर्स लास्ट ईयर से थोड़ा डिफरेंट है, पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज्ड है, तो it becomes important for us to analyze the type of questions that can be asked in the exam so that we can prepare accordingly. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Dash was the Indian finance minister in the year 1991, acknowledged for his capabilities to steer away the economic crisis looming large on the erstwhile Indian economy. देखिए, this is the first thing that we discuss with students in the class जब हम आपका थर्ड चैप्टर पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, दैट इज़ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़, कि उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। एंड डेफिनेटली हमें उनको इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने कंट्री को क्राइसिस से बाहर निकाला बाय द राइटफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़। वी ऑल्सो नो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट के प्रोफेसर भी रह चुके हैं एट पंजाब यूनिवर्सिटी। So this is the basic question that सभी बच्चों को पता होना चाहिए because you read so much about the new economic policies. And at that time Prime Minister थे PV नरसिम्हा राव। ओके, तो यहाँ पे वैसे ऑप्शंस देखने का कोई पॉइंट नहीं है, हमें पता ही आंसर। बट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वैसे ये भी इकोनॉमिस्ट और स्टैटिस्टिशियन है। प्रणब मुखर्जी आप सबको पता है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। And Dr. Urjit Patel, we all know that he was the governor of RBI. Okay, next question. India entered the dash stage of demographic transition after the year 1921. जैसे आप पढ़ते हो that the year 1921 is called the year of Great Divide. Something happened in terms of population. First stage of demographic transition में क्या होता है? High birth rate होता है, high death rate होता है. Okay. देन सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में क्या होता है? हाई बर्थ रेट बट डेथ रेट थोड़ा सा कम हो जाता है बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड हेल्थ कंडीशंस, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो बेटर हो जाती हैं। तो इंडिया एंटर्ड द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आफ्टर द ईयर 1921। और इसके बाद हमने ऐसा पढ़ा है कि पॉपुलेशन बढ़ी ही, इससे पहले पॉपुलेशन कभी बढ़ रही थी कभी कम हो रही थी, बट इसके बाद बढ़ी। ओके, वैसे मैं आपको बता दूं जो थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है उसमें बर्थ रेट भी कम होता है और डेथ रेट भी कम होता है। डेथ रेट क्यों कम होता है? बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज़। एंड बर्थ रेट भी कम हो जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड अवेयरनेस, विमेंस एजुकेशन बेटर होती है। तो वी आर काइंड ऑफ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन नाउ, बट येस, after 1921 India entered the second stage of demographic transition. Okay, आगे चलते हैं. Now these are the type of questions which have been seen for the first time and we are definitely hoping कि इस तरह के एग्जाम में भी questions पूछे जाएंगे। है ये 1 markers ही but quite different, so pay attention here. Read the following statements, assertion and reason. Choose one of the correct alternatives given below. Now I'll tell you कि इनको आपने सॉल्व कैसे करना है। Assertion एक स्टेटमेंट है, ठीक है, इट इज़ अ गिवन स्टेटमेंट विच कैन बी ट्रू और फॉल्स, ये बस एक स्टेटमेंट है। रीज़न, अगेन रीज़न जो है वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, और हमें बेसिकली ये बताना है कि क्या ये रीज़न इस स्टेटमेंट का है, मतलब इज दिस रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट। लेट मी रिपीट, असर्शन एक स्टेटमेंट है, रीज़न भी दिया हुआ है नीचे, हमें ये बताना है कि क्या वो रीज़न उस स्टेटमेंट का ही रीज़न है और रीज़न ट्रू है या फॉल्स है। अभी देखते हैं, जैसे यहाँ पे असर्शन दिया हुआ है, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। वी ऑल नो दिस इज ट्रू। दिस इज ब्रिटिशर्स ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जिसमें हमसे वो ले जाते थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स और हमें ही एज अ मार्केट यूज़ करते थे फॉर द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। सो ये डेफिनेटली एक ट्रू स्टेटमेंट है।
अब देखते हैं क्या ये रीजन इसी स्टेटमेंट का है. Restrictive policies of commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. इसका मतलब है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस तरह की पॉलिसीज़ यूज़ की जिसकी वजह से इंडिया का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है फॉरेन ट्रेड वो खराब हुआ, बुरी तरह इम्पैक्ट हुआ. तो यस, यही तो था, उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो इस तरह की थी कि इसकी वजह से ही हमारा फॉरेन ट्रेड खराब हुआ, एडवर्सली अफेक्ट हुआ. ओके, आई विल शो यू दिस फ्रॉम योर बुक ऑल्सो. देखिए, ध्यान से देखिएगा एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि वर्ड्स भी सेम है एनसीईआरटी से. सी, restrictive policies of the commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. ठीक है. Consequently, यानी due to this reason, India became an exporter of primary products such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, jute, etc. and an importer of finished consumer goods and capital goods produced in the factories of Britain. Exactly आपको पता लग गया. Assertion दिया हुआ है एक statement और एक reason दिया हुआ है. दोनों true हैं और ये reason इसी statement का है. So Britishers का हो गया था sort of a monopoly control over India's foreign trade. So एक बार पढ़ते हैं options. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. ये सही है. वैसे हम एक बार आगे भी पढ़ लेते हैं कि किस तरह का ऑप्शंस हमें दी हुई हैं. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. मतलब दोनों आप वैसे इंडिविजुअली सही हैं बट ये रीजन उसका नहीं है. असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. तो हमें देखना पड़ेगा ध्यान से एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू आंसर. ओके शैम्स, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. Again, this is the assertion. This is a statement जो true भी हो सकती है, false भी हो सकती है. The major policy initiatives, that is land reforms and green revolution, helped India to become self-sufficient in food grains production. Yes, this is true. आप achievements of green revolution में भी पढ़ते हो that of course we became self-sufficient, production बढ़ी especially for wheat and rice. So this is a true statement. अब देखते हैं क्या ये reason इसी स्टेटमेंट का है कि ड्यू टू दिस रीजन दिस हैपेंड. लेट अस सी. द प्रपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड. ये तो बिल्कुल अलग ही बात कर रहे हैं. एक तरफ वो कह रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, प्रोडक्शन बढ़ी, और वो कह रहे हैं कि जितना हमने सोचा था उतना डिक्लाइन नहीं हुआ ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर. मतलब अभी भी काफ़ी लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे. एक्चुअली वो इसलिए बिकॉज उनको बाकी सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी. तो ये दोनों वैसे सही हैं बट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है. ओके, सो लेट अस सी. बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. No, reason is not the correct explanation. Both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation. Yes. ये आपस में इंडिविजुअली सही है बट ये रीजन इसका नहीं है. राइट, सो यू हैव टू बी केयरफुल इन दीज क्वेश्चंस. ओके चैम्प्स, आगे देखते हैं. सो वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू असर्शन एंड रीजन. तो आप देख रहे हैं 2 क्वेश्चंस हैं इस तरह के. एक तो ऑप्शन में था, तो 2 क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क ईच. देखते हैं. Assertion, that is, this is a given statement. Every year, government fixes a target for disinvestment of public sector undertakings or public sector enterprises. आपको पता है जैसे disinvestment यानी selling a part of equity to private sector, selling a part of equity of public sector undertakings to private sector. इसके कई purposes हो सकते हैं. एक तो अगर लॉस मेकिंग चल रही है कंपनी तो उसकी आप डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हो. सेकंड, अगर गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू कम, तो वो अपने एसेट्स बेच रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है. या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए, या टू फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन. देखो यहाँ पे आपको रीजंस मिल जाएंगे.
The purpose of sale, according to government, was mainly to improve financial discipline, facilitate modernization, also to improve the efficiency of public sector undertakings, right? यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. तो गवर्नमेंट हर साल एक टारगेट फिक्स कर देती है कि इस साल हम इतना डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ओके, अब देखते हैं क्या ये रीजन है इसके पीछे. Disinvestment is an excellent tool for discarding the loss incurring public sector enterprises. Okay, ये भी सही है कि लॉस मेकिंग चल रही है अगर कोई एंटरप्राइज तो बेटर है उसको आप सेल ऑफ कर दो. तो इंडिविजुअली ये स्टेटमेंट सही है. बट आप बताइए, क्या डिसइन्वेस्टमेंट के पीछे सिर्फ यही एक रीजन होता है? क्या सिर्फ यही एक रीजन है जिस वजह से गवर्नमेंट हर साल टारगेट फिक्स करती है फॉर डिसइन्वेस्टमेंट? नो. डिसइन्वेस्टमेंट के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं. जैसे आई वाज टेलिंग यू, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज, टू फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन, या हो सकता है गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हो, रेवेन्यू कम हो तो वो डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है. सो डिसइन्वेस्टमेंट के कई कारण हो सकते हैं. दिस इज नॉट द ओनली रीजन व्हाई गवर्नमेंट फिक्सेस अ टारगेट एवरी ईयर, राइट? तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है. बच्चों को लगता है कि हाँ राइट, दिस इज द रीजन फॉर दिस असर्शन, बट नो, ये रीजन इंडिविजुअली सही है, बट दिस इज नॉट द ओनली रीजन व्हाई गवर्नमेंट फिक्सेस अ टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट एवरी ईयर. सो हम कहेंगे बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ओके, तो थोड़ा ध्यान से सोच के देखिए एक बार. अगला क्वेश्चन देखते हैं. फ्रॉम द सेट ऑफ इवेंट्स और सिस्टम्स गिवन इन कॉलम 1 एंड corresponding relevant facts given in column 2 about China, choose the correct pair. पहले तो मैं बता दूं, ये choose the correct pair है, ये match the following नहीं है. There is a difference. match the following नहीं है ये क्वेश्चन. तो आपको ऐसे देखना है horizontally, क्या ये pairs सही है. ग्रेट लीप फॉरवर्ड. ग्रेट लीप फॉरवर्ड आपको पता है 1958 में आया था चाइना में, टू इंडस्ट्रियलाइज द नेशन ऑन अ मैसिव स्केल. कल्टिवेटिंग लैंड कलेक्टिवली, नो, ये तो कम्यून सिस्टम है. कम्यून सिस्टम, ओपनिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज इन देयर होम्स, नो, एक्चुअली कम्यून सिस्टम तो कल्टिवेटिंग लैंड है. तो ये पेयर्स अभी तक तो सही नहीं है. Proletarian Cultural Revolution, the Great Proletarian Cultural Revolution in the year 1965 ये आया था. Students were sent to work and learn from the countryside. Yes, correct. देखिए, Mao introduced the Great Proletarian Cultural Revolution in which students and professionals were sent to work in all parts of the country so that they could learn and work. Right? Okay. Economic reforms in China 1988. No, चाइना में रिफॉर्म्स आए थे 1978, पाकिस्तान में 1988 और इंडिया में आपको पता ही है द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. सो इसमें जो करेक्ट पेयर है वो ये है, सी और थर्ड, यानी कि दिस वन. सी इज मैचिंग विद इट्स थर्ड करस्पॉन्डिंग जो लिखा हुआ है. ओके, देन डैश अडॉप्टेड वन चाइल्ड पॉलिसी. हम सबको पता है चाइना अडॉप्टेड वन चाइल्ड पॉलिसी, दो अब ये बंद हो गई है. नाउ द चाइनीज गवर्नमेंट हैज अलाउड कपल्स टू हैव 2 चिल्ड्रन बिकॉज वन चाइल्ड पॉलिसी के कुछ नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हो रहे थे, जैसे द एल्डरली पॉपुलेशन वाज ऑन द राइज इन चाइना, इसलिए अब ये खत्म हो गई है. बट वी ऑल नो वन चाइल्ड पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द चाइनीज गवर्नमेंट इन चाइना, ऑफ कोर्स, इन द लेट 1970s. ओके चैम्प्स, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि इस बार के सैम्पल पेपर में कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे, तो ये देखो कॉम्प्रीहेंशन करना है एक तरह से. यू हैव बीन गिवन अ पैराग्राफ एंड यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड एंड आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट. इस तरह के क्वेश्चंस आपने बिजनेस स्टडीज के सैम्पल पेपर में भी देखे होंगे. सो तैयार रहिएगा, इस बार इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली हो सकते हैं. बट ये इजी होते हैं, ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं. अभी देखते हैं, हमें क्वेश्चन 24 to 27 इस पैराग्राफ के बेसिस पे आंसर करना है. ओके, लेट अस रीड केयरफुली. सिंस एजेस फार्मर्स इन इंडिया हैव टेकन recourse to debt. In the earlier times the same was from informal sources, जैसा कि आप पढ़ते भी हो, कुछ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं क्रेडिट के और कुछ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. Since independence, with the efforts of the government,
formal sector has actively come into picture. Formal sector में क्या आता है, जैसे commercial banks, RRBs, regional rural banks, self-help groups, NABARD, land development banks, cooperative societies. Okay, farmers borrow not only to meet their investment needs but also to satisfy their personal needs. Uncertainty of income caused by factors like crop failure caused by irregular rainfall, reduction in groundwater table, locust and other pest attack, etc. These reasons push them into the clutches of the private money lenders who charge exorbitant rates of interest which add to their miseries. तो बहुत ही uncertainty है income की. Farmers are forced to raise funds from these private money lenders जो कि institutional source नहीं है, informal source है, non-institutional. तो फिर वो exploit करते हैं farmers को. Various governments in India at different times for different reasons introduced debt relief or debt waiver schemes कि चलो हम आपका जो loan है वो माफ कर देते हैं. These schemes are used by governments as a quick means to extricate farmers from their indebtedness. तो उनको ऋण के बोझ से बाहर निकालने के लिए ये debt waiver schemes लाई गई, helping to restore their capacity to invest and produce, in short to lessen the miseries of the farmers across India. The costs and benefits of such debt relief schemes are, however, a widely debated topic among economists. Some economists argue that such schemes are extremely beneficial to the poor and marginalized farmers, while others argue that these schemes add to the fiscal burden of the government. कुछ economists कहते हैं कि इस तरह से आप जो debt waive कर देते हैं, ये तो government के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान है, right? Others believe that these schemes may develop the expectation of repeated bailouts among farmers. हमेशा फार्मर्स को लगेगा हमारा तो लोन माफ हो जाएगा, विच में स्पॉइल द क्रेडिट कल्चर अमंग फार्मर्स. तो हो सकता है अब वो बिना बात की लोन ले लें, रिक्वायरमेंट भी नहीं है, एंड देन उनको लग रहा है कि चलो डेट तो माफ हो जाएगा. तो सम इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट दिस इज नॉट द बेस्ट सोल्यूशन. ओके, देखते हैं. अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स इन इंडिया इज मेजरली कॉज्ड बाय इरेग्युलर रेनफॉल या अनअवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स. ऑफकोर्स इसका आंसर तो यहाँ लिखा भी हुआ है. अनसर्टेनिटी का मतलब भी क्या होता है, कभी इनकम ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ इरेग्युलर रेनफॉल. जब रेनफॉल अच्छी है तो फसल अच्छी हो जाती है, एंड वाइस वर्सा. सो इरेग्युलर रेनफॉल इज द करेक्ट आंसर. Some economists argue that debt waiver schemes are extremely beneficial to the poor and marginalized farmers as these schemes reduce the burden of indebtedness. Of course, जो बर्डन है लोन का वो इससे कम हो जाता है. बिल्कुल यहाँ पे लिखी हुई हैं ये चीज़ें, देखो, टू एक्सट्रिकेट फार्मर्स फ्रॉम देयर इनडेटेडनेस. ओके चैम्प्स, आगे चलते हैं. द रूरल बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ अ सेट ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस. लाइक देयर सो मेनी इंस्टीट्यूशंस, जैसे अभी मैं नाम भी ले रही थी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, RRBs, NABARD, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कमर्शियल बैंक्स. Dash is expected to dispense credit at cheaper rates for agricultural purposes to farmers. सही आंसर है रीजनल रूरल बैंक्स या स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ये तो आप गेस भी कर सकते हैं. स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कोई सोली एग्रीकल्चर पर्पस के लिए तो नहीं होगा ना, और जो हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है उसमें भी इसका नाम नहीं है. तो इसका सही आंसर है रीजनल रूरल बैंक्स. ये देते हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लोन्स, स्पेशली ऐसी जगहों पे जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है. तो आई एम टॉकिंग अबाउट रीजनल रूरल बैंक्स. ओके, आगे देखते हैं. Dash is the most prominent body responsible for providing loans for long-term land development. Can you guess this? Of course, land development banks. लैंड डेवलपमेंट में जैसे आ जाता है टू कंस्ट्रक्ट परमानेंट स्ट्रक्चर्स ऑन लैंड. ओके, सो ये तो आपको यहाँ पता ही लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है कि क्या आंसर होगा. ओके चैम्प्स, आगे देखते हैं. इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ हॉट स्पॉट फॉर मेडिकल टूरिज्म. डिफेंड द स्टेटमेंट विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स. यानी कि इंडिया में काफ़ी लोग बाहर से ट्रैवल करके आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए. डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? एब्सोल्युटली येस. और इसका आंसर दिया हुआ है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर में. आई विल शो यू हियर इन योर बुक ऑल्सो. देखिए,
You might have seen and heard on TV news or read in newspapers about foreigners flocking to India for surgeries, liver transplants, dental and even cosmetic care. Why? ये आपको अच्छे से आंसर में लिखना है. 2 रीजंस है. एक तो हमारे पास लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजीज हैं विद क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स और द रेट्स आर मच चीपर देन इन मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज, राइट? Because our health services combine the latest medical technologies with qualified professionals and are cheaper for foreigners as compared to the costs of similar healthcare services in their own countries. Okay, यहाँ पे कुछ आपको data दिया हुआ है. If you can't memorize that, it is completely fine. जैसे in 2016, as many as 201,000 foreigners visited India for medical treatment. This figure is likely to increase by 15% each year. Okay, so this is the answer. अच्छे से prepare करके जाइएगा. Right, आगे देखते हैं next question. Discuss any 2 steps taken by the government in direction of improving agricultural marketing system. ये क्वेश्चन तो इतना इम्पॉर्टेंट है. लास्ट ईयर भी जो मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था. इस साल भी ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है. एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने लिए हैं काफ़ी स्टेप्स. आपकी बुक में 4 स्टेप्स अच्छे से मेंशन है. सो द फर्स्ट स्टेप इज रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स, सेकेंड स्टेप इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग, देन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, देन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें हम बात करते हैं 3 चीज़ों की. 1 इज MSP, देन मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक and distribution of food grains through PDS, Public Distribution System. Okay, so here you will get the answer. मैंने यहाँ पे लिखवाया भी हुआ है important. This is absolutely an important question. Okay, champs, next question discuss करते हैं. Discuss briefly the concept of informalization of workforce in the context of Indian economy. आप employment chapter में पढ़ते हैं. Informalization of workforce का मतलब है that employment growth in organized sector has declined over the years and इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं. ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में लोगों को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती गवर्नमेंट से. दे कैन नॉट फॉर्म ट्रेड यूनियंस, दे हैव वीक बार्गेनिंग पावर, दे मोस्टली यूज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, दे डू नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, सो ये सब आपको लिखना है. शो यू दिस इन योर बुक ऑल्सो. इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? ऑल प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट्स विच एम्प्लॉय लेस देन 10 वर्कर्स. सो हियर दिस इज द टॉपिक दैट यू हैव टू राइट अबाउट. एंड जैसे हम ये वाला डेटा लर्न भी करते हैं कि आउट ऑफ 473 मिलियन की वर्क फोर्स, ओनली 6% इज इन द फॉर्मल सेक्टर विच इज एक्चुअली 30 मिलियन, एंड द रेस्ट 443 million, that is 94% of the total workforce is employed in the informal sector. This shows the extent of informalization of workforce in the Indian economy. Okay, and this is the definition of informalization of workforce. I told you that this is also a good book to refer क्योंकि ये पूरा NCERT पे based है. राधा बहुगुणा book है ये. Okay, employment growth has declined in the organized sector and increased in the unorganized sector over the years. This is called informalization of workforce. But yes, now Indian government along with the efforts of ILO, International Labour Organization, यहाँ पे अब informal sector को भी develop करने की कोशिश की जा रही है. Okay, champs, next question भी मैंने important questions की list में discuss किया था आपके साथ. Agriculture sector appears to be adversely affected by the economic reforms. यानी कि जो new economic policies आई थी उसका इफेक्ट एग्रीकल्चर पे कुछ खास देखने को नहीं मिला. इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई शो यू दिस आंसर ऑल्सो इन योर बुक हियर. इसके हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं. इसके रीजंस हैं कि एक तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई एग्रीकल्चर में ज़्यादा, इरिगेशन, पावर, रोड्स, इन पे कुछ खास खर्चा ही नहीं किया गवर्नमेंट ने. फिर फर्टिलाइजर सब्सिडी रिमूव कर दी गई जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए परेशानी बढ़ गई. देन जैसे इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह कम हो गई ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, तो इससे जो हमारे इंडियन फार्मर्स थे उनको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ा. ऑल्सो अब हमारा फोकस एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा हो गया, तो अब हम कैश क्रॉप्स पे फोकस करने लगे. कैश क्रॉप्स कैसी क्रॉप्स होती हैं जिनको आप डायरेक्टली बेचते हो, ना कि फैमिली कंजम्पशन के लिए या लाइव स्टॉक को फीड करने के लिए रखते हो. जैसे मशरूम, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, इंडिगो,
कॉटन, इस तरह की क्रॉप्स जिनको आप सेल करके बेसिकली कैश कमाते हो, पैसा कमाते हो, तो इस पे हमारा फोकस हो गया। फूड ग्रेन्स पे फोकस कम हो गया, जिस वजह से फूड ग्रेन्स की सप्लाई कम हो गई और फूड ग्रेन्स का प्राइसेस बढ़ गया। सो दिस वाज आल्सो एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, राइट। सो ये पॉइंट्स आप अच्छे से कर लीजिएगा। ओके चैम्प्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत, ऑफ कोर्स सबने सुना होगा, कोरोना के टाइम्स में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये लॉन्च किया है कैंपेन। had been at the roots of the Indian planning process in the form of self-reliance. आत्मनिर्भर भारत मतलब हम खुद पे ही डिपेंडेंट हो, सेल्फ रिलायंट हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, हमें फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड ना करना पड़े फॉर टेक्नोलॉजी, कैपिटल और गुड्स, as an objective of the planning process. Do you agree with the statement? Justify the rationale of the given statement. Absolutely we agree कि आत्मनिर्भर भारत actually जो हम सेल्फ रिलायंस की बातें कर रहे थे प्लानिंग के समय 1951 से, उसी से रिलेटेड है। बिकॉज सेल्फ रिलायंस में भी हम बात कर रहे थे दैट वी शुड प्रोड्यूस दोज गुड्स विच वी इम्पोर्ट, हमें डोमेस्टिक रिसोर्सेज को ही यूज़ करना चाहिए, हमें कम से कम फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड होना चाहिए, अदरवाइज दे माइट इंटरफेयर इन आवर पॉलिसीज, राइट। सो आप इसमें क्या लिखेंगे हियर कि वी डू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे इट मीन्स अवॉइडिंग इम्पोर्ट्स एंड यूजिंग डोमेस्टिक रिसोर्सेज, एंड एट दैट टाइम इट वाज कंसिडर्ड नेसेसरी, क्योंकि रिसेंटली हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो हम और ज़्यादा डर रहे थे कि अगर हम डिपेंड करेंगे फॉरेन कंट्रीज पे फॉर एनीथिंग, फॉर फूड, टेक्नोलॉजी और कैपिटल, then it would make India's sovereignty vulnerable to foreign interference. So self-reliance and self-sufficiency is basically what it means. और अभी ड्यू टू कोविड जैसे हमने देखा कि GDP ऑफ कोर्स, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम कोविड के समय हमने देखा जैसे बिजनेसेस काफ़ी हैम्पर हुए। सो प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड किया, आत्मनिर्भर भारत लोगों को कहा कि गो लोकल, बाय लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, आप फॉरेन मेड गुड्स ना खरीदें, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें सपोर्ट करें। सो दैट इज सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिलायंस, हम कम से कम फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड करें। सो येस, वी डू अग्री विद दिस स्टेटमेंट। ओके, देन discuss briefly any two major steps taken by the government of India on financial sector front under the economic reforms. This is very simple. तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में हम जैसे बात करते हैं कि पहले RBI ही बताता था बैंक्स को कितना इंटरेस्ट तुमने चार्ज करना है, कितना इंटरेस्ट तुमने देना है डिपॉजिट्स पे, सब कुछ RBI बताता था। तो RBI का रोल एक रेगुलेटर की तरह था, बट नाउ दिस रोल हैज़ बीन चेंज्ड फ्रॉम अ रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू कैन राइट। अब जो बैंक्स हैं उन्हें काफ़ी मैटर्स पे खुद डिसीजन लेने की इंडिपेंडेंस है विदाउट कंसल्टिंग RBI. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. The role of RBI has changed from being a regulator to being a facilitator. Facilitator is someone who helps you, who supports you, who guides you, right? And the second point is the establishment of private sector banks, both Indian as well as foreign. जैसे foreign private sector bank का example हुआ Citibank, right? So this is the second point कि अब private sector banks को भी हमने allow किया to open up. So ये हमारा financial sector reform है. So these are the two major steps taken by the government of India. Okay champs, now this is a question related to table analysis और इससे related मैंने बहुत सारे videos upload किए हुए हैं. Last year जब Indian Economic Development का exam पहली बार हो रहा था तो हमने बहुत तरह के analysis किए थे कि किस तरह का paper आ सकता है, and a lot of the students कमेंटेड कि उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ। इस तरह के एनालिसिस के क्वेश्चन से भी उनको बहुत हेल्प मिली जो हमने डिस्कस किए थे। तो उन क्वेश्चन से रिलेटेड एक पूरी प्लेलिस्ट हमने अपने चैनल पे बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दोज वीडियोज़। इस तरह के क्वेश्चंस वैसे काफ़ी सिंपल होते हैं अगर आप समझ जाएं कि इसमें लिखना क्या है। ओके,
कंपेयर एंड एनालाइज द गिवन डेटा ऑफ इंडिया एंड चाइना विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। तो इसमें बात की हुई है जीडीपी के ग्रोथ रेट की परसेंटेज में, सिर्फ इंडिया और चाइना की बात की हुई है। वैसे ये डेटा यहाँ से उठाया गया है। यहाँ पे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों नेशंस को कंपेयर किया हुआ है, 1980 टू 1990 का पीरियड और 2015-17 का पीरियड। बट जो हमें बताना है उसमें सिर्फ इंडिया और चाइना की बात करनी है। तो इसमें हमने एक सेंटेंस लिखना है कि ड्यूरिंग 1980s when countries were facing challenge to maintain a GDP of around 5%, at that time China was able to attain a growth rate of double digit figure, जैसे 10.3%। तो ये हमने पहली बात यहाँ पे लिखनी है। When most developed countries were finding it difficult to maintain a growth rate of even 5%, China was able to maintain near double digit growth rate for 1 decade, almost 10 years. ये आपको एक बात लिखनी है। Then you have to write कि then it declined to 6.8% during the period 2015 to 17। यहाँ पे आपको लिखना है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एनालिसिस नहीं है। इंडिया मेंटेन्ड अ मॉडरेट परसेंटेज इंक्रीज ऑफ 5.7% in GDP during 1980 to 1990, and then there was a evident increase in GDP to 7.3% का ग्रोथ रेट। इंडिया की बात हो रही है, तो इस तरह से आपको लिख देना है। और आपके सैम्पल पेपर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई है, आप देखिएगा कि स्टिल इंडियाज एलिफेंट हैज़ टू ट्रैवल अ लॉन्ग वे टू पोज अ रियल थ्रेट टू द सक्सेस स्टोरी ऑफ द चाइनीज ड्रैगन, राइट? कि अभी भी इंडिया को काफ़ी रास्ता तय करना है चाइना से कंपेयर करने के लिए। बट येस, इसमें हमें एनालिसिस बहुत ही नॉर्मल सा लिखना है और ये आपका क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। सो दिस कैन बी इजीली रिटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दोज वीडियोज वेयरइन आई हैव एनालाइज्ड अ लॉट ऑफ टेबल्स फ्रॉम योर NCERT. Okay, next question. If the rate of resource extraction exceeds the rate of regeneration, it leads to reduction in carrying capacity of the environment. Okay, पहले तो environment performs some vital functions, like it provides resources, both renewable, non-renewable resources. Then it assimilates waste, it sustains life, and it provides aesthetic services. तो एनवायरनमेंट अपने फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा अगर डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज विद इन द रेट ऑफ रीजनरेशन या इज विद इन द सप्लाई ऑफ दीज रिसोर्सेज। तो अगर डिमांड ज़्यादा हो गई सप्लाई से या रेट ऑफ रीजनरेशन से तो एनवायरमेंटल क्राइसिस हो जाएगा। ओके, वेयर इज दिस रिटन? हियर। कैरिंग कैपेसिटी में हम 2 बातें करते हैं, दैट द रेट of extraction is not above the rate of regeneration of resources, and second, wastes generated are within the assimilating capacity of the environment. और अगर ऐसा नहीं है तो there will be environmental crisis, environment अपने functions ठीक से perform नहीं कर पाएगा। So यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। Okay, next. Calorie-based norm is not an adequate measure to identify the poor, establish the rationale of the given statement. ये भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है जब मैं NCERT के क्वेश्चंस डिस्कस कर रही थी। तो पॉवर्टी चैप्टर में जैसे आपको पता है टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पुअर हमने एक कैलोरी मेजर भी बनाया हुआ है कि 2400 कैलोरीज से कम अगर कोई कैलोरीज इनटेक कर रहा है इन रूरल एरिया तो वो पुअर की कैटेगरी में आएगा, और 2100 पर पर्सन अगर कोई कैलोरी इनटेक कर रहा है इससे कम अर्बन एरिया में तो वो पुअर की कैटेगरी में आएगा। बट इस कैलोरी नॉर्म के साथ प्रॉब्लम क्या है? पहला तो इससे हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि कौन पुअर है और कौन वेरी पुअर है। मान लीजिए किसी को 2300 कैलोरीज कोई कंज्यूम कर रहा है पर डे इन अ रूरल एरिया, तो है तो ये भी पुअर की कैटेगरी में, और एक है जो सिर्फ 800 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है। तो देखो ये पुअर है और ये वेरी पुअर है। इससे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसका ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए, अर्जेंट बेसिस पे इसको हमें देखना चाहिए। बट इस मेजर से वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पुअर एंड द वेरी पुअर। दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ फूड की बात करता है,
बट पॉवर्टी के तो और भी बेसिस होते हैं, जैसे जिनको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, एजुकेशन नहीं मिल रही, शेल्टर नहीं मिल रहा है, राइट। तो इसमें तो हम सिर्फ फूड की बातें करते हैं, इसलिए इकोनॉमिस्ट्स क्वेश्चन इट्स बेसिस कि ये जो नॉर्म है ये एडिक्वेट नहीं है, ये अच्छा नहीं है। दिस मैकेनिज्म इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाई द पुअर एज अ ग्रुप टू बी टेकन केयर ऑफ, but it would be difficult to identify who among the poor need help the most, right? So इसलिए इस norm में problem है. I hope you get this. Okay champs, next question discuss करते हैं इसका और part जो है, why are less women found in regular salaried employment? ये भी इससे भी related एक chart आपकी book में दिया हुआ है, table दिया हुआ है. विमेन क्यों कम है इस तरह की जॉब्स में जहाँ पे आप रेगुलर एम्प्लॉयज़ होते हैं, आप काम करने जाते हैं, फिर आपको सैलरी मिलती है मंथ एंड में, इस तरह की जॉब्स में विमेन कम क्यों है? बिकॉज इस तरह की जॉब्स के लिए चाहिए होती है ज़्यादा स्किल्स एंड एजुकेशन, और अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में विमेन के पास ज़्यादा स्किल्स और एजुकेशन नहीं है. ओके, सो हियर इज़ द आंसर. One of the reasons could be skill requirement, since regular salaried jobs require skills and a higher level of literacy, women might not have been engaged to a great extent. So literacy की कमी है, इस वजह से women इस तरह की employment में कम है. Then analyze the recent trends in sectoral distribution of workforce in India. ट्रेंड्स इन एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि कितने परसेंट लोग किस सेक्टर में एंगेज्ड हैं, किस सेक्टर में कितना परसेंट एम्प्लॉयमेंट है. यहाँ पे एक वैल्यू आप चेंज करिए, ये गलत दी हुई है. दिस इज 48.9%. वाई? बिकॉज सबका टोटल 100% बनना चाहिए. एंड दिस टेबल इज ऑल्सो देयर इन योर बुक हियर. यहाँ पे इन 3 पीरियड्स की बात की हुई है. So this is the table that we have to analyze. Okay, this is also easy, और यहाँ पे मैंने analysis लिख के आपको दिखाया है. जैसे हम एक एक सेक्टर को पिक करेंगे. The above table shows that there was a decline in the workforce engaged in primary sector from about 64% in 93-94 to about 48.9% in 11-12. It is due to job options available in other sectors. यानी टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर में भी अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसलिए प्राइमरी सेक्टर में थोड़ी एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट कम हो गई है. देन सेकेंडरी सेक्टर exhibited increase from around 16% in 93-94 to around 24.3% in 11-12. It is because of increase in public and private sector establishments in the secondary sector. और सर्विस सेक्टर में देखिए, टर्शरी सेक्टर showed increase from 20% in 93-94 to around 27% in 11-12. This is because of better infrastructural facilities, banking, insurance, communication, transportation, और यही तो टर्शरी सेक्टर के इंटेग्रल कंपोनेंट्स होते हैं. एंड लास्ट में हमने कंक्लूजन लिख दिया है कि दीज ट्रेंड्स प्रूव कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं इंडिया में. इंडिया डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है. जैसे हमें देखने को भी मिल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में कम होके सेकेंडरी और टर्शरी में बढ़ रही है. दिस शोज दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट, और इसको हम एक स्ट्रक्चरल चेंज कहते हैं. ओके चैम्प्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 मार्क का क्वेश्चन है. 2 मार्क्स ईच, 3 पार्ट्स हैं. ट्रू और फॉल्स बताना है विद रीजन. Since independence, the benefits of the increase in economic growth in India have trickled down to the people at the bottom of population pyramid. पहले तो मैं बता दूं, ये आपका जैसे पॉवर्टी चैप्टर में भी आप पढ़ते हो that government adopts a 3-dimensional approach to combat poverty in our country. 1, increase in GDP या फिर economic growth. 2, PAPs, poverty alleviation programs, और 3, meeting the minimum needs of the poor. तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, इंक्रीजिंग जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हम करेंगे तो इसका बेनिफिट सभी को मिलेगा, ये हमारी सोच होती है. बट क्या मिला है? व्हाट डू यू थिंक? तो इसका आंसर है फॉल्स, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रॉपरली बुक में दी हुई है. आई वुड लाइक टू शो यू हियर. देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं एक बार. The government's approach to poverty reduction was of 3 dimensions, जैसे अभी मैं कह रही थी. The first one is growth oriented approach.
It is based on the expectation that the effects of economic growth, that is the rapid rise in GDP, कि अगर GDP बढ़ेगा तो हर किसी को इसका बेनिफिट मिलेगा. ट्रिकल डाउन अप्रोच, कि इसका बेनिफिट नीचे तक जाएगा हमारी इकोनॉमी में. Rapid increase in GDP and per capita income would spread to all sections of society and will trickle down to the poor sections also. This was the major focus of planning in the late 1950s and early 1960s. It was felt that rapid industrial development and transformation of agriculture through green revolution in select regions would benefit the underdeveloped regions and the more backward sections of the community. Okay, but अब देखते हैं ऐसा हुआ है क्या. You must have read in chapters 2 and 3 that the overall growth of agriculture and industry have not been impressive. Population growth has resulted in a very low growth in per capita income. Population is another problem. The gap between poor and rich has actually widened. The Green Revolution exacerbated, yani it actually increased the disparities between large and small farmers. There was unwillingness and inability to redistribute land. So basically the conclusion is economists believe that benefits of economic growth actually have not trickled down to all the sections of the society. Okay, so this is the answer. Prepare it well. Okay, champs, let's look at the next part. Human capital formation gives birth to innovation, invention and technological improvements. बिल्कुल सही बात है. जितने ज़्यादा कंट्री में स्किल्ड लोग होंगे, एडुकेटेड लोग होंगे, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, उतने इनोवेशंस के, इन्वेंशंस के और इम्प्रूवमेंट्स के चांसेस ज़्यादा होंगे. जितने ज़्यादा स्किल्ड लोग होंगे वो कुछ नया इन्वेंट करेंगे, राइट. सो वेयर इज़ इट रिटन इन योर बुक? आई विल शो यू हियर. Education provides knowledge to understand changes in society and scientific advancements, thus facilitate inventions and innovations, right? Similarly, the availability of educated labor force facilitates adaptation to new technologies. Also, इससे क्या होगा कि जो अगर laborers हैं वो educated होंगे तो वो जल्दी से न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएंगे. आप उनको नई मशीन्स देंगे, वो जल्दी से सीख जाएंगे कि उस पर कैसे काम करना है. सो अगर ह्यूमन कैपिटल अच्छी होगी तो कंट्री में इनोवेशंस के, इन्वेंशंस के और साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स का स्कोप बढ़ जाएगा. फॉर एग्जांपल वैसे कि यूएसए में बहुत इन्वेंशंस होती रहती हैं, बहुत रिसर्च होता है, कोई भी नई चीज़ बनती है तो वो यूएसए से निकल के आती है. वाई? बिकॉज वहाँ की ह्यूमन कैपिटल सुपीरियर है, राइट. ओके, let's look at the last point. There exists an inverse correlation between infrastructural growth and national income. बिल्कुल गलत बात है. वो कह रहे हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, अच्छा होगा, तो नेशनल इनकम कम होगी. ऐसा थोड़ी होता है. इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी बेटर होगी. जैसे आई विल शो यू दिस इन योर बुक ऑल्सो हियर. Infrastructure contributes to economic development of a country both by increasing the productivity of the factors of production and improving the quality of life of the people. Factors of production की प्रोडक्टिविटी कैसे बेटर होगी? जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. लैंड की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी अगर उस पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिलेंगी, विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. लेबर की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी अगर उनकी हेल्थ अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, अगेन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो जितना ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ेगी एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी. यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड. Agriculture depends to a considerable extent on the adequate expansion and development of irrigation facilities, right? So हर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, नेशनल इनकम ज़्यादा होगी. तो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत. इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. ओके चैम्प्स, तो आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा. आपने देखा कि कैसे पेपर पैटर्न चेंज हुआ है और नाउ यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. और भी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सैम्पल पेपर की डिस्कशन अगर आप देखना चाहते हैं तो डू लेट मी नो एंड कीप स्टडिंग हार्ड
and keep learning, and I'll keep teaching. See you in my next video.